तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, यानी कि रिटायरमेंट से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको मैनेज करता है ईपीएफओ, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हम कंपेयर करेंगे, सारे फीचर्स जानेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे एनपीएस के साथ यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के साथ, और देखेंगे कि आपको अगर रिटायरमेंट की सेविंग करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक जैन एंड यू आर वाचिंग द चैनल सिंपली मनी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप कभी जब रिटायरमेंट का देखते हैं तो सबसे पहले देखना है कि आपका कॉर्पस आपको कितना चाहिए, आपका अभी का खर्चा कितना है, आपका महीने का खर्चा कितना है और इन्फ्लेशन क्या है, उस हिसाब से कॉर्पस उसका डिसाइड होता है। ईपीएफ की अगर हम बात करते हैं तो ये मैनेज करता है लाइक आई टोल्ड यू ईपीएफओ, यानी कि ये इसमें स्टैट्यूटरी बैकिंग है, गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या हमें इसके अंदर से अलग से इन्वेस्ट करना पड़ता है? ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जैसे ये आप सैलरीड अगर आप हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो मैंडेटरीली, मतलब जैसे ही आप अपना कमाना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेसिक होता है तो 12% ऑफ द बेसिक आपकी जो भी सैलरी है मैंडेटरी है, यानी कि आपकी सैलरी इन हैंड आने से पहले ही वो क्रेडिट हो जाता है आपकी ईपीएफ अकाउंट के अंदर। तो 12% आप जो होता है वो एम्प्लॉई को देना पड़ता है, उतना ही 12% ऑफ द बेसिक सैलरी आपका जितना भी है वो आपको एम्प्लॉयर को आपके बिहाफ में देना पड़ता है। तो दिस इज़ द सम टोटल जो आप हर महीने जमा करते हो अपनी सैलरी से ईपीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। प्रेजेंटली जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है दैट इज़ क्लोज टू 8.1% रेट एनुअली आपको इतना मिल रहा है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिसाइड नहीं करता, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और तो अगर हम इसका कंपैरिजन देखें ओवर द ईयर्स अगर हम जाएं तो ईयर 2000 एंड 2001 के अंदर ये सेम रेट 11% था एंड ओवर द ईयर्स जो है ये काफ़ी कम हो गया है और अब प्रेजेंटली 20 साल के अंदर इट हैज़ कम डाउन टू 8.1% इंटरेस्ट एनुअली। इसके अंदर जो अगर आप कंपेयर करें अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर तो आज भी आपको इसके अंदर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं जो दूसरी सेविंग स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आपको जो प्रेजेंटली इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज़ 7.1% इंटरेस्ट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। और जो भी अगर हम स्कीम्स के साथ कंपेयर करें तो दिस इज़ ईपीएफ इज़ गेटिंग द हाईएस्ट रिटर्न अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड हम कोई भी स्कीम्स देखते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये तो हमारी मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट होती है, इसके अंदर तो आपको इन्वेस्ट करना ही है। तो क्या सिर्फ हमें ईपीएफ पे ही रिलाय करना चाहिए? क्या हमें और इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलाय नहीं करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि यस हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग तो हो गई है? ऐसा नहीं है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट की प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर आता है वो ये आता है कि आपको एक कॉर्पस जानना, उसके बाद देखना चाहिए कि येस ईपीएफ एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो आपको सपोर्ट करेगा रिटायरमेंट के लिए, बट आपको उसी पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है। और हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इक्विटी का एक्सपोजर अपनी इंस्ट्रूमेंट्स या अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़रूर रखना है। और इसमें जो इक्विटी का एक्सपोजर है दैट इज़ जस्ट 15%। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो विच वॉज नॉट आइडियल। तो अब 8.1 जो है काफ़ी हैंडसम रिटर्न अगर हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की तरफ से देखें, बट इसके अंदर क्या हम सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना हमारा 12% बेसिक जैसे हमने पता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स की तरफ से? ऐसा नहीं है। वन ऑप्शन जिसमें बोलते हैं वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर 2021 लास्ट ईयर से अब ये रूल आ गया है कि अगर आप 2.5 लाख्स से ऊपर का इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उस पर जो आप इंटरेस्ट गेन करोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो ईपीएफ है दैट इज़ अ टोटली एग्जेम्प्ट स्टेटस के अंदर आता है। यानी कि आप जितना इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और जितनी आपकी मेच्योरिटी है, तीनों पॉइंट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इट इज़ टोटली ट्रिपल ई स्टेटस इन्जॉय करती है जैसे हमारा पीपीएफ इन्जॉय करता है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ईपीएफ इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। अगर हम इसका पोस्ट डिस्पाइट टैक्स अगर वीपीएफ का हम रिटर्न्स देखें तो 3 लाख या उससे भी ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो क्लोज यू कैन सी कि आपको 6.68 यानी कि 7.5 से 6.5% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर भी मिल रहा है। बट आइडियल थिंग जो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स या तो आप स्टॉक्स के अंदर इक्विटी एक्सपोजर, क्योंकि आपको बढ़ाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 25 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो तो यू हैव अ
30-35 ईयर्स का आपका पास मार्जिन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इट इज़ बेटर कि यू हैव अ मोर इक्विटी एक्सपोजर। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स या फिर NPS। यहाँ पे आता है हमारे पास एक और ऑप्शन NPS, जिसके अंदर NPS की जो हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है जो लॉन्च हुई थी ईयर 2004 के लिए। पहले ये मैंडेटरी थी गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस के लिए, बट 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर आप NPS की बात करते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो हमारी EPF में नहीं मिलती है। सबसे पहले इसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर हम टैक्स की बात करते हैं सबसे पहले तो आपको टैक्स का इसके अंदर बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के अंदर। EPF के अंदर भी आपको सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट मिलता है, जितना भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सेक्शन 80C के अंदर आता है। NPS के अंदर आप सेक्शन 80CCD 1, 2 एंड सेक्शन 1B, ये 3 सेक्शन हैं जिसके अंदर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो 1.5 लाख का जो आपको 80C का सेक्शन का आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, उसके अंदर आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर वो आपको एग्जेम्प्टेड होता है। प्लस एंड दिस इज़ द ओनली बेनिफिट NPS का जो किसी और इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है। ओवर एंड अबव लेट्स से सेक्शन 80C तो आपको सिर्फ 1.5 लाख का प्रोविजन देता है, बट ओवर एंड अबव 50,000 का और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो बात हमारी आती है NPS क्यों बेटर है हमारा EPF, या क्या हमें इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं 4 मेन पैरामीटर्स के अंदर। पहला आता है E यानी कि इक्विटी, फिर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर आता है G यानी कि गवर्नमेंट जो गिल्ड फंड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, और वो एज एन इन्वेस्टर के हाथ में होता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। तो NPS के अंदर आपको जो मेजर बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी एज के हिसाब से अपनी प्लान कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस के अंदर, यानी कि जो भी आपकी एज है, लेट्स से आपने एक्टिव चॉइस लिया तो आप जितने भी इक्विटी एक्सपोजर रखना चाहते हैं मैक्सिमम 75% आप रख सकते हैं। ऑटो चॉइस के अंदर आपकी जो भी एज होगी उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। आपकी जैसी जैसी एज होती है आप उस हिसाब से अपना इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हैं। प्लस वो आपकी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका इक्विटी एक्सपोजर कम होता जाएगा, सो दैट आपका मनी प्रोटेक्टेड रहे। ओवरऑल हम देखें आपको विड्रॉल की जो फैसिलिटी है दोनों के अंदर आपको मिलती है। EPF के अंदर भी आप विड्रॉ कर सकते हैं मेजर कंडीशंस लाइफ की, जैसे हेल्थ या फिर एजुकेशन या फिर हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, तो इस तरीके की फैसिलिटी के लिए आपको विड्रॉल फैसिलिटी पॉसिबल है। सेम आपको NPS के अंदर भी यू कैन विड्रॉ योर फंड्स, बट आइडियली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि विड्रॉ करें, क्योंकि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट EPF के NPS के अंदर कर रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के हिसाब से करनी है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए NPS के लिए लाइक आई टोल्ड यू हम सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए। तो हम कंक्लूड करते हैं, तो इवैल्यूएट करिए, सही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करिए, focus on more of a equity. If you are a young investor, focus more on equity, direct stocks and mutual funds, and that will help you protect for your long terms. If you have any questions, please tell us. कोई भी आपके suggestions, anything कुछ भी है, comments please mention. And if you like this video, please do like it and subscribe to the channel. Thank you. Thanks for watching this video. Thanks a lot.